हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एबीजी एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, एबीजी एनालिसिस से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा। फ्रेंड्स, सभी बड़े नर्सिंग एग्जामों में जैसे कि केजीएमयू, यूपीपीएससी, एम्स वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 7 ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि इससे एबीजी एनालिसिस से यानी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और वो आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं एबीजी जो एनालिसिस से वो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट इज एज फॉलो। ठीक है, ब्लड पीएच है 7.20, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 35 mm ऑफ Hg। इसके बाद बाइकार्बोनेट आयन है 20 मॉलिक्यूल पर लीटर। फॉर हुम आर दीज फाइंडिंग आर सजेस्टेड, यानी एक एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट निम्न प्रकार से है। ब्लड पीएच इतना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना, और बाइकार्बोनेट आयन कितना है 20 मिली मॉलिक्यूल पर लीटर। या फाइंडिंग किसके लिए सजेस्टिव है, तो इसके लिए ऐसे आपको 4 विकल्प मिलेंगे जिसमें से आपको राइट आंसर गेस करना है। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्लड का पीएच। जो ब्लड के पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, अगर इस रेंज में ब्लड का पीएच है तो वो एक नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, ब्लड पीएच की। ठीक है, इससे कम अगर, जैसे कि आप ये इंडिकेशन देख सकते हैं, अगर 7.34 है, 3 है, 7.32 है। ठीक है, जैसे मान लो 7 मान लो कि 7.30 है। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये हमेशा एसिड की ओर इंडिकेट करेगी। ठीक है, यानी ब्लड का जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, एसिड की ओर इंडिकेट करेगी। ठीक है, इसमें दो वर्ड होते हैं, एसिडिक, एल्कोलोसिस। ठीक है, अगर ब्लड के जो पीएच की वैल्यू है वो 7.45 से अगर ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए 7.450 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एल्कोलोसिस। ब्लड का जो पीएच है वो क्या, कैसा है, एल्कोलोसिस है। ठीक है, एल्कोलोटिक है। ठीक है, और ये एसिडिक है। ये एसिडिक कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि 7.35 से 7.45 के बीच में अगर ब्लड के पीएच की वैल्यू होगी तो वो नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड इसमें जो जुड़ता है, ये एसिडिक और एल्कोलोसिस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू 7.45 से ज्यादा है तो एल्कोलोटिक, और 7.35 से कम है तो एसिडिक। क्लियर। इसके बाद अगर बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 की अगर वैल्यू, जैसे कि एसिडिक की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, पीएच में अगर एसिडिक कब है कंडीशन, जब वैल्यू कम हो रही है, 7.35 से कम हो रही है। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू, अगर जो नॉर्मल वैल्यू है बाइकार्बोनेट आयन की वो होती है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है, मान लो 21 हो, 20 हो, ठीक है, तो ये जो कम वैल्यू हो रही है तो इसको मेटाबॉलिक, ठीक है, और उसके साथ साथ पीएच की भी वैल्यू कम होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू कम नजर आए आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है,
ये दोनों वैल्यू कम नजर आए, मान लो 7.30 है और ये बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू 20 या उससे कम हो तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर। इसके बाद अगर 26 से ज्यादा हो और पीएच की भी वैल्यू 4-5 से ज्यादा हो तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोटिक या एल्कलोसिस। ठीक है, क्लियर। मान लो 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, कोई भी वैल्यू एग्जाम में या क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट आयन वेरी करता है तो वो होता है मेटाबॉलिक। ठीक है, अगर कम होगा तो एसिडोसिस, ज्यादा होगा तो एल्कलोसिस। क्लियर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेरी करता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेरी करता है तो इसमें, इस केस में फ्रेंड्स उल्टा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के केस में उल्टा है, क्योंकि जो ज्यादा वैल्यू होगी वो एसिडिक कंडीशन को इंडिकेट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, मान लो 47 मान सकते हैं या 50, कुछ भी आप मान सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, ये एग्जाम में मान लो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी है। ठीक है, और जो ब्लड पीएच की वैल्यू है वो 7.35 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 50 है, तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ओके। इसके बाद अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 35 से कम है, ठीक है, मान लो 32 है या 33 है या 30 है, कोई कुछ भी हो सकता है, और ब्लड के जो पीएच की वैल्यू है वो 7.45 से ज्यादा है, मान लो 7.50 दिया है क्वेश्चन में और ये दिया है आपको 30, तो वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को इंडिकेट करेगा। फ्रेंड्स, यही केवल 4 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, केवल 4 चीजें ही एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, यही केवल 4 चीजें इससे रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने जरूर रहें। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये 4 चीजें केवल आपको चेक करनी है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा अगर ब्लड के पीएच की वैल्यू कम है, यानी 7.35 से कम है, और बाइकार्बोनेट आयन की भी वैल्यू कम है, उस स्थिति में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा अगर ब्लड के पीएच की वैल्यू 7.45 से ज्यादा है और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू भी 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा है, उस समय मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये आपको एक साइड दिखा रहा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू, बाइकार्बोनेट आयन और ब्लड पीएच की वैल्यू कम हो रही है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जा रहा है, अगर बाइकार्बोनेट आयन और ब्लड पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जा रहा है। इसके विपरीत है फ्रेंड्स, इसके विपरीत कंडीशन है, वो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड के पीएच की वैल्यू है वो तो बढ़ेगी, बट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो घटेगी। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वो 45 से 35 के बीच में होती है, यानी 35 से 45 के बीच में होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में ब्लड के पीएच की वैल्यू बढ़ेगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी वैल्यू कम होगी, की वैल्यू कम होगी, ब्लड पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एक दूसरे के अगर विपरीत जाएंगे तो उस स्थिति में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। इसके उलट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा अगर ब्लड के जो पीएच की वैल्यू है वो घटेगी। ठीक है, ब्लड के पीएच की वैल्यू 7.35 से कम होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो 50 हो जाएगी।
ठीक है, और ब्लड के पीएच की वैल्यू हो जाएगी 7.30। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये चार ही कंडीशन आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्लियर? इससे रिलेटेड आप किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पहले भी हमने दिखाया था, अब वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर का अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो आप दोबारा से फिर से देख सकते हैं। ठीक है, एबीजी एनालिसिस की एक रिपोर्ट है, वो इस प्रकार है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.20 है। तो 7.20 है, इसका मतलब एसिडिक हो गया। ब्लड का पीएच क्या हो गया, एसिडिक, एसिडिक हो गया। ठीक है, यानी एसिडोसिस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है ये एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, इसको पता करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, पार्शियल PaCO2, PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 35 है, जो इसकी नॉर्मल रेंज में है। आप बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज थी 35 से 45। ठीक है, नॉर्मल रेंज में है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, यानी ये चीज फर्जी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल हो गई वो फर्जी है। ठीक है, आपके आंसर के लिए। ठीक है, अब आंसर के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 20। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है बाइकार्बोनेट आयन की वो 22 से 26 के बीच में होती है। क्लियर? अब ये क्या है, 20 है। पीएच पहले यहां पे लिख लेंगे, ब्लड का जो पीएच है वो है 7.20, तो ये एक एसिडिक कंडीशन को इंडिकेट करने लगा। फिर HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, ये 3 है। ठीक है, HCO3, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 26 बाइकार्बोनेट आयन की, ऊपर आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने ऊपर बताया था कि ये दोनों अगर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो एसिडिक होगा, और ये क्या हो जाएगा, एसिडिक और मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन को ये इंडिकेट करेगा अगर ये दोनों कम हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोनों कम होने चाहिए, तो मेटाबॉलिक, तो राइट आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में एसिड के रिटेंशन या बाइकार्बोनेट आयन के स्तर के कम होने पर, यानी नॉर्मल जो इनकी वैल्यू है उससे अगर कम हो रहे हैं, तो उस स्थिति के कारण ब्लड के पीएच में कमी आ जाएगी, यानी लेस देन 35, 7.35 हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाएगा। ठीक है, ये बेस बाइकार्बोनेट आयन डेफिसिट इसे भी कहा जाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 से 26 के बीच में होती है। ठीक है, क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें कम होंगी अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अगर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा तो दोनों चीजें, ब्लड का पीएच भी बढ़ेगा और बाइकार्बोनेट आयन की भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वो स्थिति मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को इंडिकेट करेगी। ठीक है, अगर दोनों चीजें कम हो रही हैं, यानी ब्लड का पीएच और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर दोनों चीजें ब्लड का पीएच और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू बढ़ रही है तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, व्हाट डज पीएच 7.3, PaCO2 70, PaO2 80%। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपसे एग्जाम में इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जबकि जब एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट आती है तो उसमें इस पैमाने को भी देखा जाता है, बट
हमें एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड पीएच और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कितनी है 24, जो कि नॉर्मल रेंज में है। 22 से 26 की इसकी नॉर्मल रेंज होती है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज होती है 35 से 45 के बीच में, ठीक है। क्लियर। ब्लड के जो पीएच की जो वैल्यू होती है नॉर्मल, वो होती है 7.35 से 7.45। ओके, ये नॉर्मल वैल्यू है ब्लड पीएच की। ओके, एक एबीजी रिपोर्ट में पीएच इतना है, ठीक है। तो आप लोगों को ऊपर के जो शुरुआत हुई थी जब वीडियो की, तो आप लोगों को बताया गया था अगर पीएच की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो ये स्थिति एसिडोसिस को इंडिकेट करेगी। उसके साथ साथ जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी बढ़ना चाहिए। ब्लड पीएच कम होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना चाहिए, तो वो स्थिति रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड का लेवल नॉर्मल होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg से अधिक है, यानी 70 mm ऑफ Hg क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। 70 mm ऑफ Hg आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, निम्नलिखित में कौन सा मान मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को इंडिकेट करता है। एल्कोलोसिस की स्थिति में क्या हो रहा था, जो ब्लड का पीएच है वो बढ़ रहा था, यानी 7.45 से ज्यादा होना चाहिए ब्लड का पीएच। आपको विकल्प अपने आप से चेक करना है और राइट आंसर गेस करना है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.45 से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो बाइकार्बोन HCO3 की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए 26 से, ठीक है। तो वो स्थिति इंडिकेट करेगी जो आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की स्थिति को इंडिकेट करेगी। ऐसा क्या है, ये जो पीएच है 7.45 से 45 से ज्यादा है, यानी 7.47 है। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज है, तो ये सही है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। HCO3 की जो वैल्यू हो गई वो ज्यादा हो गई, इसकी नॉर्मल वैल्यू 26 होनी चाहिए, जो कि 36 हो गई, जो कि ज्यादा हो गई। मतलब ये स्थिति, इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये स्थिति जो ऑप्शन नंबर डी पर दर्शाई गई है, ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को इंडिकेट कर रही है या दर्शा रही है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन का नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और ब्लड पीएच के बढ़ने से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस यानी बेस बाइकार्बोनेट आयन एक्सेस करते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो स्थिति है जो ऊपर के क्वेश्चन में दी गई है, ये कौन सी मतलब विकल्प में दी गई है, ये कौन सी स्थिति को दर्शाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, कौन सी स्थिति को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई गई स्थिति, ठीक है, ब्लड का जो पीएच है वो कम हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी वैल्यू कम हो गया है। इससे कोई मतलब नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आपको मतलब है। तो ये एसिडिक कंडीशन हो गई, ठीक है, और ये भी अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, पीएच घटेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए पर जो स्थिति है वो अगर यहां पे हो जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस, ठीक है, अगर ये पूछ लेता है एसिडोसिस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। क्लियर हो गया,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से 2-3 बार वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, एबीजी एनालिसिस के दौरान जो ब्लड है वो कहां से कलेक्ट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मेनली जो करेक्ट आर्टरी से तो कलेक्ट किया ही जाता है, रेडियल आर्टरी से यानी हाथ की जो आर्टरी है उससे कलेक्ट मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो फेमरल यानी पैर की आर्टरी से कलेक्ट किया जा सकता है। यही दो मेन पॉइंट है बॉडी के, ठीक है, जहां से एबीजी एनालिसिस करने के लिए ब्लड कलेक्ट किया जाता है, सैंपल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड बिफोर एबीजी सैंपलिंग। एबीजी सैंपलिंग से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलेंस टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग प्रेशर शुड बी अप्लाइड एज सैंपलिंग साइट। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट एट लीस्ट, यानी कम से कम 5 मिनट तक। ठीक है, जो प्रेशर है, जो दबाव है सैंपलिंग साइट पर, वो लगभग 5 मिनट तक अप्लाई करके रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हैं विच वायल इज यूज्ड फॉर एबीजी सैंपलिंग। तो फ्रेंड्स को किसी भी सैंपलिंग के लिए अगर आपने ब्लड लिया है तो उसमें हिपैरिन वायल का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, ये थक्का रोधी होता है। ठीक है, हिपैरिन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एबीजी सैंपलिंग टू चेक नॉर्मल ब्लड फ्लो। नॉर्मल ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए एबीजी सैंपलिंग के बाद कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है, बारवीव टेस्ट। ठीक है, विच प्रोसीजर शुड बी डन फर्स्ट, एबीजी एनालिसिस और एयरवे सक्शनिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर ये डॉक्टर 2 प्रोसीजर आपको करने को बोलता है, एबीजी एनालिसिस सैंपलिंग या एयरवे सक्शनिंग, तो आपको कौन सा प्रोसीजर पहले परफॉर्म करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा एबीजी एनालिसिस सबसे पहले करना है, उसके बाद एयरवे सक्शनिंग करनी है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें फ्रेंड्स वीडियो जरूर छोटा है, लेकिन इससे आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मैं ये श्योरिटी ले रहा हूं कि आप उसका राइट आंसर देने में 100% सक्षम हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।